students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are happy, healthy and safe at your home. Let's start today's class with a motivational thought, that is, genius are not born but made. कोई भी चिल्ड्रन है वो जीनियस बॉर्न नहीं होता है, मतलब जितनी भी स्किल्स या जितनी भी नॉलेज उसके पास में है वो बाय बर्थ उसके पास में नहीं होती है, बल्कि जो स्किल्स हैं या जो नॉलेज है वो आपको हार्ड वर्क से एंड प्रैक्टिस से आती है. सो इफ यू वांट टू बिकम द जीनियस, शो योर एबिलिटीज एंड स्किल टू द वर्ल्ड को दिखाइए आपके पास में क्या स्किल है, आप दूसरों से कैसे अलग हैं, सो यू विल बी द जीनियस. एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग योर best to become a genius. So let's start today's class. Students, today we are going to start a new chapter of political, that is electoral politics. In political, we already read the what is democracy, why democracy, second chapter constitutional design, and now we start the third chapter, that is electoral politics. Some students have confusion regarding the first chapter, that is democracy in the contemporary world. This chapter was out of your syllabus according to the CBSE. So today we will read the electoral politics, and in this chapter we are going to read about the election procedure in India. India में कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं, who is responsible to conduct the election, and what is the procedure of elections in India. So according to our NCERT book, we read all the topics of the book. So first introductory part of your chapter is regarding a legislative assembly election of Haryana. हरियाणा में लेजिस्लेटिव इलेक्शन का एक इंसिडेंट दे रखा है सबसे स्टार्टिंग में चैप्टर के. सो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि असेंबली इलेक्शन होता क्या है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन. फर्स्ट वन इज लोकसभा एंड अनदर वन इज फॉर लेजिस्लेटिव assembly election. Okay, so Lok Sabha elections are conducted to elect a main leader, that is prime minister. प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए लोकसभा के इलेक्शन होते हैं. पूरी कंट्री में ये इलेक्शन होंगे और इनके लिए डे फिक्स होते हैं कि कौन से स्टेट में लोकसभा इलेक्शन कब हो रहा है, और ये पूरी प्रोसेस है विद इन द मंथ और 1.5 मंथ में ये कंप्लीट हो जाती है. अभी 2019 में इलेक्शन हुए थे तो हमने देखा था कि 1.5 मंथ में जितने भी स्टेट थे हमारे कंट्री के, उनमें ये लोकसभा इलेक्शन की प्रोसीजर है ये कंप्लीट हो गया था. सो यहाँ पर हम किसे इलेक्ट कर रहे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करते हैं लोकसभा इलेक्शन में. जबकि जो लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन होते हैं ये इलेक्शन हर स्टेट में अलग अलग होते हैं. इंटरवल वही है कि आफ्टर 5 ईयर्स हो रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन भी एंड लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी हर 5 साल बाद होते हैं. बट जैसे कि 4 स्टेट में एक साथ हो रहे हैं लेजिस्लेटिव इलेक्शन, 5 स्टेट में एक साथ हो रहे हैं, तो इनका टाइम अलग अलग होता है. किसी स्टेट में 5 साल पहले पूरे हो रहे हैं, किसी में 6 महीने बाद 5 साल होंगे. लेजिस्लेटिव इलेक्शन है, इनकी जो डेट होती है डिफरेंट स्टेट्स में वो डिफरेंट होती है. सो हमारे इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमें लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के बारे में बताया है, एंड ये हरियाणा स्टेट के लेजिस्लेटिव इलेक्शंस है. यानी लेजिस्लेटिव इलेक्शंस है वो किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को इलेक्ट करने के लिए कंडक्ट किए जाते हैं. सो लेट्स कम टू द पॉइंट, दैट इज असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा 1987. 1987 में हरियाणा में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, और उससे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है, मतलब गवर्नमेंट किसकी है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. सो चौधरी देवीलाल भी एक कंटेस्टेंट है जिन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करा है, एंड ये हरियाणा संघर्ष समिति के मेंबर है. हरियाणा संघर्ष समिति क्यों बनी थी, ये कुछ ग्रुप ऑफ पीपल था, इन्होंने कहा था हम न्याय युद्ध लड़ रहे हैं, हम एक ऐसी फाइट कर रहे हैं इट फॉर जस्टिस, हम जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं. तो इनजस्टिस किसने किया है, कांग्रेस पार्टी ने किया है. तो उसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कॉमन सिटीजन के लिए सही नहीं है, या लोगों के एम्प्लॉयमेंट पर या पोवर्टी पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है गवर्नमेंट, इसलिए हम अपने जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं. ये न्याय युद्ध इसीलिए था. देवीलाल हैं वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडिडेट होने वाले हैं इस इलेक्शन में. कैसे, बिकॉज ये प्रॉमिस करते हैं लोगों से, प्रॉमिस टू वेव द लॉन्स ऑफ फार्मर. इन्होंने कहा कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन जाती है
तो हम सबसे पहले जो किसान है उनके जो लोन है उनको माफ कर देंगे। जस्ट बिकॉज हरियाणा इज द एग्रीकल्चर एरिया है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पर फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन हरियाणा। फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरल लैंड है यहाँ पर क्योंकि बहुत ज्यादा। पर अपना इन्फ्लुएंस डालने के लिए, लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस पॉलिटिकल पार्टी ने अपनी एक ऐसी मैनिफेस्टो बनाया। मैनिफेस्टो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन की कैंपेनिंग करती है, प्रचार करती है कि आप लोगों से इतने अट्रैक्टिव प्रॉमिस करिए कि लोग आपको वोट दे, आपसे अट्रैक्ट हो जाएं आपकी बातों से। तो ऐसा ही मैनिफेस्टो, एक ऐसी ही प्रॉमिस लोकदल ने भी करी थी। चौधरी देवीलाल है, उनकी पार्टी का नाम था इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल, ठीक है। तो इन्होंने अपनी प्रोग्राम एंड पॉलिसीज बनाई जिसमें इन्होंने कहा कि जो हम सबसे पहले जब गवर्नमेंट बनेगी तो जो फार्मर्स हैं उनके जो लोन है हम उनको माफ कर देंगे। इलेक्शन होते हैं, लोकदल एंड इट्स पार्टीज वॉन 76 सीट्स आउट ऑफ 90। 76 सीट जीत जाते हैं आउट ऑफ 90। हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द सीट्स, चेयर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। हियर सीट मींस टू मेक द प्रोसीजर ऑफ इलेक्शन इजी। इलेक्शंस को इजी बनाने के लिए हम पर्टिकुलर स्टेट को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और इन पार्ट्स को ही हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। ओके, व्हाट दे आर कॉल्ड? दे आर कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंसी। और क्यों बांटा जाता है किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूएंसी में? टू मेक द इलेक्शन प्रोसीजर इजी। सो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है डिफरेंट, उनमें अप्रोक्सीमेटली जो वोटर्स होते हैं वो सेम होती है, उनके जो नंबर्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली आई एम टॉकिंग अबाउट। थोड़े बहुत ज्यादा कैंडिडेट किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो सकते हैं। इक्वली डिवाइड किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी को कि जो नंबर ऑफ वोटर्स है वो इक्वल रहे। सो हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड करा जाता है जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन होते हैं। तो हम हरियाणा को 90 जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड कर देते हैं और हर एक पार्ट में से एक रिप्रेजेंटेटिव लीडर है, उसको इलेक्ट करना होता है और उसे कहा जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगर 90 पार्ट में से एक एक लीडर हमें इलेक्ट करना है तो टोटल एमएलए कितने हो गए? 90 एमएलए। अब यहाँ पर यही बात हो रही है कि 90 सीट्स हो गई, 90 एमएलए। 90 एमएलए में से 76 एमएलए कहाँ के हैं? लोक दल के। चौधरी देवीलाल है उसकी पार्टी के को वोट मिल गए हैं, 76 एमएलए बन गए हैं। तो 60 एमएलए तो लोक दल के ही थे और 16 एमएलए जो इनकी जो पार्टीज थी, अलाइड पार्टीज, इनको जो सपोर्ट कर रही है छोटी पार्टीज कि हम तो जीत नहीं सकते हैं, आप हमारे वोट ले लीजिए और आपके जो वोट है, आपकी जो सीट है वो बढ़ जाएंगी। तो ये जो छोटी पार्टी, इन्होंने 16 सीट दे दी इनको और 60 सीट इनकी खुद की थी, तो 76 सीट। तो 90 में से 76 सीट जब इन्हें मिल गई है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो गए हैं? जीत गए हैं। और देवीलाल हैं वो बन गए हैं चीफ मिनिस्टर क्योंकि इनकी पॉलिटिकल पार्टी जीत गई। इनका नाम पहले से ही नॉमिनेट कर रखा था कि अगर लोकदल जीत जाएगा तो हम चीफ मिनिस्टर देवीलाल को बनाएंगे और ऐसा हुआ भी। पॉलिटिकल पार्टी जीत गई लोकदल एंड चीफ मिनिस्टर बन गए देवीलाल। और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में इनको गवर्नर ने ऑथ दिलवाई चीफ मिनिस्टर की एंड फाइनली जब वो मीटिंग करते हैं लोगों से, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली बार जब वो लोगों के साथ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं उनको, तो ये अपनी प्रॉमिस को फिर से दोहराते हैं कि क्योंकि मैं चीफ मिनिस्टर बन गया हूं तो अब जितने भी किसान हैं जिन्होंने लोन ले रखा है अब उनको वो लोन सरकार को वापस देने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इस पैराग्राफ में हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन का प्रोसीजर बताया है कि पॉलिटिकल पार्टी कैसे प्रॉमिस करती है, कैसे लेजिस्लेटिव इलेक्शन है वो कंडक्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों होती है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप भी दे सकते हैं अपने इमेजिनेशन से। आपके डिफरेंट व्यूज होंगे कि क्यों हमें जरूरत होती है इलेक्शन की। इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। इलेक्शंस के बिना एक डेमोक्रेसी कैसे हो सकती है? आप इमेजिन कर सकते हैं कि कुछ भी काम है वो सिस्टमैटिक वे में नहीं चलेगा। लोग लड़ाई करेंगे पोजीशन के लिए क्योंकि उनके पास में कोई एक पर्टिकुलर प्रोसीजर नहीं है कि वो क्लेम कर सके कि नहीं हम ही जीते हैं। इलेक्शन में क्या होता है, कोई जीतता है तो वो ये बता सकता है क्योंकि इलेक्शन हुए थे, मेरे को सबसे ज्यादा वोट मिले इसलिए मैं लीडर हूँ, इसलिए आप मेरी बात सुनिए। लेकिन अगर इलेक्शन ही ना हो तो सभी क्लेम करने लग जाएंगे कि हम रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। सो हियर वी आर
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एंड द डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का आइडिया लोगों के पास में आया था तो उन्होंने कहा था एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी होती है जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन क्या आज के टाइम पर ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी ये पॉसिबल है? मतलब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, क्या कोई ऐसी जगह है कि जहां पर सब लोग इकट्ठा हो सकते हैं? क्या सब लोगों को नॉलेज है? क्या सब लोगों का इंटरेस्ट है कि हम डिसीजन बनाएंगे? क्या इतनी बड़ी कोई स्पेस है जहां पर वो इकट्ठा होकर के और डिसीजन लेंगे? क्या आप लोगों के पास में इतना टाइम है? सभी लोगों के पास में नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, इट इज द बेस्ट फॉर एनी डेमोक्रेसी। सो व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? मीन्स कि हम लोग डिसीजन ना बनाएं, हम लोग मीटिंग ना करें, हम लोग डिस्कशन ना करें, लेकिन हमारी तरफ से हमारे रिप्रेजेंटेटिव ये सारे काम करें। मतलब लोगों के लिए जो भी काम होगा उनके रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, और रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने के लिए क्या होगा? इलेक्शन जरूरी है। सो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स का मेन रोल है, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये कैसे चुने जाएंगे? इलेक्शन के प्रोसेस से चुने जाएंगे। इसीलिए वी नीड द इलेक्शन, इसलिए हमें नीड है इलेक्शन की, इसलिए हमें जरूरत है, क्योंकि ना ही इतना बड़ा कोई स्पेस है कि सभी लोग इकट्ठे हो सकें, ना ही लोगों के पास में इतना टाइम है, ना ही सबके पास में नॉलेज है, और ना ही सब लोगों को इंटरेस्ट है पार्टिसिपेट करने के लिए। सो हम हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, रूल्स बनाते हैं। ओके, सो वी नीड द इलेक्शंस। Now we will discuss the choices which are given to the voters and provided by the elections. Elections से voters को किस टाइप की choices मिलती है? First one is voters can choose who will make laws for them. जब इलेक्शन होते हैं तो वोटर्स है वो डिसाइड करेंगे कि उनके लिए लॉ कौन बनाएगा। They can choose who will form the government and take major decisions. वोटर्स के पास में ये चॉइस है कि वो किसको इलेक्ट कर रहा है, किसको इलेक्ट करेगा उसकी गवर्नमेंट बनेगी, एंड वोटर्स के लिए मेजर डिसीजन कौन लेगा। मतलब हम जिनको इलेक्शन से चुन रहे हैं उन्हीं की गवर्नमेंट बनेगी, वही लॉज बनाएंगे, एंड डिसीजन लेना है कोई भी मेजर डिसीजन तो कौन लेगा? जिसे हम इलेक्ट कर रहे हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट। वोटर्स के पास में ये चॉइस है कि कौन सी पार्टी को वो इलेक्ट कर रहे हैं, उस पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज है वो गाइड करेगी गवर्नमेंट को। मतलब सरकार कैसे चलानी है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी उसकी पॉलिसीज क्या है। सपोज करिए कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि अगर हमारी गवर्नमेंट बन गई तो हम सबसे पहले पॉवर्टी को खत्म करेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। तो अब जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो उन्हीं प्रोग्राम एंड पॉलिसी को वो फॉलो करेंगे, क्योंकि ये लोगों से पहले प्रॉमिस किया है, और इनकी ये गाइडलाइंस हैं कि हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद में हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिलवाएंगे एंड पॉवर्टी को खत्म करेंगे। तो अब जो भी पॉलिसीज बना रही है सरकार, वो कौन सी पॉलिसीज बनाएंगी? जो उस पॉलिटिकल पार्टी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए पॉलिसीज बनेंगी। So these are the different choices provided by the election to the voters. Now we will read about democratic elections. Democratic elections कैसे होते हैं, उनकी characteristics पढ़ते हैं। First is ability to choose, means right to vote. Democratic elections में citizens के पास में right to vote होता है। Universal adult franchise means जो 18 और above हैं citizens, उनके पास में, सबके पास में राइट टू वोट होगा। ना ही वहां पर कास्ट देखी जाएगी, ना ही कलर देखा जाएगा, ना ही जेंडर देखा जाएगा, ना ही एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ना ही आपका वेल्थ देखा जाएगा, आप रिच है या पुअर है, बस सबको राइट टू वोट वहां पर होगा। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक पर्सन उसके पास में एक वोट है और हर एक वोट की एक सेम वैल्यू है। सो इस टाइप के इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शन होते हैं। सेकेंड इज देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। हमारे पास में चॉइसेस होनी चाहिए। मींस अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और उसके ही सारे कैंडिडेट खड़े हो गए तो किसी को भी वोट दो, लेकिन उनके पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स
जो पॉलिटिकल पार्टी फॉलो करती है वो सेम रहेंगे, तो यहाँ पर लोगों के पास में चॉइसेस नहीं है, बल्कि यहाँ पर होना क्या चाहिए, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स और प्रोमिसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो लोगों के पास में सबसे पहले चॉइसेस होना चाहिए, मतलब मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, टू से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तभी तो चॉइसेस आएगी। तो कंपटीशन किसमें होगा, अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है तो हम फिर इलेक्शन ही कराने की क्या जरूरत है ना। तो मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, मतलब चॉइसेस होनी चाहिए लोगों के पास में डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी की। नेक्स्ट, रेगुलर इंटरवल, जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद में होने चाहिए। इंडिया में हम 5 इयर्स का इंटरवल रखते हैं, लोकसभा इलेक्शंस में भी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में भी आफ्टर 5 इयर्स इलेक्शंस होते हैं। तो रेगुलर इंटरवल है इंडिया में, तो हम कह सकते हैं इंडिया के जो इलेक्शंस है वो डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बनी बी पॉलिटिकल पार्टी की और इसने कहा कि नहीं हम 10 साल बाद करवाएंगे इलेक्शन, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो अपनी मनमर्जी नहीं चला सकती। अगर ऐसा वो करती है तो वहां पर फिर डेमोक्रेटिक इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस मींस कि जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो फ्री मैनर में एंड फेयर मैनर में, ना ही कोई चीटिंग हो रही है, ना ही फ्रॉड हो रही है, ना ही कोई माल प्रैक्टिस, ना ही कोई डर्टी ट्रिक यूज करी जा रही है। एक्चुअल में जैसे वोटिंग प्रोसीजर है उस पर उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपना इन्फ्लुएंस नहीं दिखा रही है कि जो रूलिंग पार्टी है वो कह रही है कि नहीं मेरी पार्टी के ज्यादा वोट डलवा देना। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिन्होंने जिस पार्टी को वोट देना है वो बिल्कुल फ्री होकर के उनको वोट दे सकते हैं। सो फेयर मैनर में इलेक्शन हो रहा है, और जहां पर पता चलता है कि चीटिंग या माल प्रैक्टिसेस हुई है वहां पर दोबारा इलेक्शन कराए जाते हैं। तो ये होता है फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट हो रहे हैं इलेक्शन। एंड जो रिजल्ट आएगा इलेक्शन होने के बाद में, जिस कैंडिडेट को ज्यादा वोट मिले हैं वही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होगा, मतलब रिजल्ट को भी सब एक्सेप्ट करें। ऐसा नहीं है कि ये वाली पॉलिटिकल पार्टी जीत गई और ये सारी पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि हम नहीं मानेंगे दोबारा इलेक्शन कराओ। ऐसा नहीं होता है। जो रिजल्ट आएगा सभी उस रिजल्ट को एक्सेप्ट करते हैं। सो दैट इज द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। एंड इन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर आप बताइए कि इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन है या नहीं है। यस, इन इंडियन सिस्टम देयर इज अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस आर हेल्ड। हमारे पास में मल्टी पार्टी सिस्टम है, वोटर्स के पास में चॉइसेस हैं, एक कंपटीशन है, इलेक्टोरल प्रोसेस है वो एक कंपटीशन की तरह है, पॉलिटिकल पार्टी है वो एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है और उनमें से जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं वो जीत रही है। सो इट इज गुड टू हैव पॉलिटिकल कंपटीशन। क्या किसी डेमोक्रेसी के लिए ये एक अच्छी बात है कि वहां पर कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है। देखिए एक बार इसके डीमेरिट्स देखते हैं। इट क्रिएट्स डिसयूनिटी, जो पूरी कंट्री है वो डिसयूनाइट हो जाती है, बिकॉज हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी को के जो फॉलोवर्स हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पर आ गए, कुछ पीपल इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो इस तरह से ये एक सेक्शंस में डिवाइड हो जाते हैं। सो डिसयूनिटी क्रिएट होती है अगर पॉलिटिकल कंपटीशन होता है तो। एलिगेशंस यूज डर्टी ट्रिक्स, एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को नीचा दिखाने के लिए उन पर एलिगेशन, इल्जाम लगाती है कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने ये करा, फॉल्स होते हैं, उनको मीडिया में शो करने की कोशिश करती है एंड डर्टी ट्रिक्स यूज करती है। वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठने के लिए डर्टी ट्रिक्स यूज करती है, जैसे कि ब्राइब दिया है वोट लेने के लिए या लोगों को फाइनेंशियल हेल्प करी है कुछ, तो इस तरह की डर्टी ट्रिक्स हैं वो यूज होती है कंपटीशन में। नो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज कैन बी फॉर्मुलेटेड, क्योंकि ये एक कंपटीशन है तो जो पॉलिटिकल लीडर उन्हें पता है कि हो सकता है कि अगले बार जब इलेक्शन हो तो हम लीडर ना बने, तो कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी वो स्टार्ट नहीं करते हैं एंड प्रोग्राम्स ये मेंटेन करते हैं, वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि हो सकता है कि आगे जब कंपटीशन है, क्योंकि हो सकता है हम हार भी जाए, तो ये कोई ऐसा प्रॉमिस नहीं करते लोगों से कि एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी का प्रॉमिस करें। गुड पीपल डू नॉट एंटर द एरेना, कैंपेनिंग के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है। कोई भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहा है तो उसने बहुत सारा पैसा खर्च करा है, कैंपेनिंग करी है, उस लोगों तक ये बात पहुंची है कि हाँ ये कैंडिडेट खड़ा हो रहा है। लेकिन कोई कॉमन पीपल है जो और अच्छा कर सकता है वो कंट्री के लिए, क्योंकि उसके पास कैंपेनिंग के लिए इतना पैसा नहीं है, तो वोटर्स हैं वहां तक, ये कॉमन पीपल है, इसकी पॉलिसीज प्रोग्राम वहां तक नहीं पहुंच पाते, तो एक कोई अच्छे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो एंटर ही नहीं कर पाते पॉलिटिक्स में, मतलब कॉम्पिटिशन में वो कभी जीत ही नहीं पाएंगे। सो these are some demerits of political competition, but जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे
जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स थे उन्हें पता नहीं था कि ऐसा पॉलिटिकल कंपटीशन रखने से तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमने अभी डिमैरिटी तो पढ़ी है। तो पॉलिटिकल लीडर्स थे क्या, उन्हें पता नहीं था? कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करने वाले जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उनके मेंबर्स को पता नहीं था कि अगर लीगल कंपटीशन हम रखते हैं तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है कंट्री में। एक्चुअली उन्हें ये चीज पता थी, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ मोटिवेशन। ये लीडर्स के लिए मोटिवेशन है। मोटिवेशन इन द सेंस कि पॉलिटिकल लीडर को ये पता है अगर उसने अच्छा काम किया है 5 साल तक तो लोग उसको वोट देकर के दोबारा उसकी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये तो मिल रहा है उसको रिवार्ड दे रही है गवर्नमेंट कि तुमने अच्छा काम करा है। और अगर कोई लोगों के अगेंस्ट में जाकर के वर्क करे, लोगों की जो विशेज है, नीड्स है, उनको जाने बिना कोई भी पॉलिसी प्रोग्राम बनाए, लोगों की तरफ ध्यान ही ना दे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने ना, तो अगले साल उन्हें वोट नहीं मिलता है और वो पॉलिटिकल पार्टी हार जाती है। तो यहाँ पर उन्हें मिलती है पनिशमेंट। सो दिस इज ऑल द कॉम्पिटिशन रिगार्डिंग रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कि कॉम्पिटिशन तो हो रहा है, जो जीत रहा है उसको रिवार्ड मिल रहा है, जो हार रहा है उसको पनिशमेंट मिल रही है। ओके, एंड एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अपना माइंड सेट कर लेना चाहिए कि अगर मैं हार्ड वर्क करूंगा तभी लोग मुझे पसंद करेंगे और तभी मैं मेरी गवर्नमेंट बनेगी और तभी मैं पॉलिटिक्स में आ सकता हूँ। सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेकर्स थे उन्होंने एक तो मोटिवेशन के लिए कि पॉलिटिकल लीडर्स कैसे मोटिवेट होंगे, जब वो देखेंगे कि कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जिसने अच्छा काम किया वो जीत रही है तो वो मोटिवेट होंगे। उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और जो हार्ड वर्क करेगा उसको रिवार्ड मिलेगा और जो लोगों के अगेंस्ट में जाएगा उसको पनिशमेंट मिलेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटिकल इलेक्शन competition. So students, this is all about today's class. I hope all of you understand these topics. Do your studies regularly. Best of luck. Thank you.